नमस्कार। नया सवेरा के एक और अंक के साथ मैं शहला निगार और मेरी सहयोगी भावना नैयर हाजिर है। नई उम्मीदें आए, नए सपने हैं और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे होने वाली देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसपे नजर डालेंगे जनादेश में 3 राज्यों में जो चुनाव प्रचार है आज शाम थम जाएगा। 9 अप्रैल को होने वाले 3 राज्यों में चुनाव, बताएंगे आपको विश्लेषण के साथ कि इन 3 राज्यों में जो चुनाव प्रचार आज थम जाएगा उसको लेकर क्या राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। साथ ही ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार आया, वो भी आपको बताएंगे। शहला, साथ ही साथ आर्थिक जगत में क्या हिट है और साथ साथ खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है, तमाम अपडेट, साथ साथ आपको न्यूज़पेपर्स में क्या कुछ खास खबरें हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे। तो 1 घंटे का ये पावर पैक्ड शो है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत की परमाणु रणनीति में बड़ी उपलब्धि, तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी डिजाइन वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकलिटी, प्रधानमंत्री ने बताया गर्व का क्षण। असम, केरल और पुडुचेरी में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। आरोप प्रत्यारोप, वादों और सियासी वार पलटवार का दिखेगा दम। बंगाल समेत तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग के लिए होगी नामांकन पत्रों की जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति फेल, संसद के दोनों सदन में महाभियोग प्रस्ताव खारिज। रात में ईरान को खत्म करने की धमकी पर ईरान का पलटवार, कहा नेताओं की हत्या या हमलों से रुकने वाला नहीं है ईरान। नासा ने रचा इतिहास, आर्टेमिस 2 से 50 साल बाद इंसानों ने लगाया चांद का चक्कर, भविष्य में मून मिशन के लिए बड़ी उपलब्धि। और राजधानी दिल्ली में आज से बिली जीन किंग कप का रोमांच, भारतीय महिला टेनिस टीम का सामना थाईलैंड से वर्ल्ड ग्रुप में क्वालिफाई करने पर भारत की नजर। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। ये भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी तरह से चालू होने पर भारत रूस के बाद व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन जाएगा। क्रिटिकलिटी आपको बता दें कि एक ऐसी अवस्था है जब कोई परमाणु रिएक्टर स्वसंचालित श्रृंखला अभिक्रिया हासिल कर लेता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन से पहले का महत्वपूर्ण चरण होता है, जो दर्शाता है कि रिएक्टर का कोर निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। तो भारत की परमाणु रणनीति में ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जहां स्वदेशी डिजाइन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि 500 मेगावाट क्षमता वाला रिएक्टर है, उस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि इसको कहा जा रहा है। एनपीसीआईएल की ओर से इसका संचालन होगा। भारत की परमाणु रणनीति एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला देश बन जाएगा भारत। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। पीएम ने कहा है कि भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जो देश के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाता है।
रिएक्टर के तकनीकी महत्व को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उन्नत रिएक्टर जो खपत से अधिक ईंधन उत्पादन करने में सक्षम है और देश की वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की मजबूती को दर्शाता है। पीएम ने इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में एक निर्णायक कदम भी बताया। साथ ही परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई भी दी। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुनावी राज्यों की। जी हां, चुनावी राज्यों में क्या कुछ है खबरें आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि देश की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन में असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान होना है और वहां आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है। बिल्कुल शला, आपने सही कहा। ये 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं 9 अप्रैल को, उसका जो चुनावी प्रचार है वो आज थम जाएगा। यानी आरोप प्रत्यारोप, वायदे और सियासी वार पलटवार का आज अंतिम दौर देखने को मिलेगा। यानी रैलियों का रेला लगेगा और साथ ही साथ 3 राज्यों में आज तमाम बड़े नेता मैदान में उतरेंगे। कई रोड शो करेंगे तो कई जनसभा के जरिए आखिरी कोशिश करके जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में है, तो विपक्ष जो है वो बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आज के बाद सियासी शोर थम जाएगा, लेकिन जनता के मन में जो सवाल हैं उनका जवाब ईवीएम में कैद होगा। आज की ये आखिरी जंग सिर्फ भाषणों की जंग नहीं है, बल्कि भरोसे की है। देखना ये दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को जनता किसके वादों पर मुहर लगाती हुई नजर आती है। तो कौन छुएगा ये बहुमत का जादुई नंबर। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, असम की, केरल की और पुडुचेरी के। 3 राज्यों में यहाँ चुनाव है। 9 अप्रैल को चुनाव है। आज सियासी शोर जो है वो जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता के बीच जो उबाल है और जनता का जो जनादेश है वो 9 अप्रैल को देखने को मिलेगा। असम चुनाव की बात कर लेते हैं तो आज अमित शाह, हेमंत बिस्व शर्मा, गौरव गोगोई और कांग्रेस के बड़े नेताओं की रैली धुआंधार होने वाली है। बिल्कुल, यहाँ आखिरी दिन, आखिरी बार जैसी स्थिति बनी हुई है। सबसे ज्यादा सियासी गर्मी यही देखने को मिल रही है। आज शोर सबसे ज्यादा बीजेपी आक्रामक है, कांग्रेस भी मैदान में है। हेमंत बिस्व शर्मा फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तो कांग्रेस को गौरव गोगोई पर भरोसा नजर आ रहा है। बराक घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक कांटे की ये जंग, हर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो असम में आज आखिरी दिन का चुनाव प्रचार यानी आखिरी दाव लगाने का मौका आ गया है। 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है असम की इन सीटों पर। और असम में सबसे ज्यादा सियासी गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर इस समय नजर आ रही है। हेमंत बिस्व शर्मा भरपूर कोशिश कर रहे तीसरी बार सत्ता में लौटने की, तो आज शोर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अमित शाह एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। एक तरफ गौरव गोगोई होंगे, हेमंत बिस्व शर्मा है, तो कांटे की टक्कर तो है ही। साथ ही साथ ये चुनाव बड़ा दिलचस्प और रोमांचक हो गया है क्योंकि इस समय फ्रंट फुट पर हेमंत बिस्व शर्मा कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उसका बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी पूरी जोर आजमाइश यहां कर ली है। बराक घाटी से ब्रह्मपुत्र तक यहां कांटे की जंग देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल हर सीट पर जो है दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 126 सीट की विधानसभा है और हर सीट पर आप मुकाबला देखेंगे, बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा जहां विकास की बात कर रही है और घुसपैठियों को भगाने की बात कर रही है, तो कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल 64 का वो जादुई नंबर वो देखना होगा कि कौन पार करता है। लेकिन आइए अब आपको केरलम भी ले चलते हैं, क्योंकि केरलम में भी चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। यहाँ की चुनावी फिजा की बात करें तो जहां विरोधी दलों के पास मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे आपको गिनवाते हैं। मुद्दा नंबर 1 यहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, राज्य का कर्ज बढ़ता, आर्थिक बोझ और वित्तीय स्थिति। जिस तरीके से देख रहे हैं कि केरल की जो वित्तीय स्थिति है इस समय कुछ ठीक नहीं नजर आ रही है और कर्ज का बोझ यहाँ बढ़ता हुआ राज्य पे नजर आ रहा है। साथ ही अल्पसंख्यक राजनीति, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच जो माइनॉरिटी मैथ है उस पर भी बहस हो रही है। बिल्कुल, और मुद्दे नंबर 3 की बात करें तो भ्रष्टाचार, सरकार पर प्रशासनिक धांधली के आरोप लगे हैं। चौथा मुद्दा जो है विकास वर्सेस ड्रग्स का है, बढ़ती नशाखोरी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है।
और मुद्दा नंबर 1, राज्य पर कर्ज जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, आर्थिक बोझ और वित्तीय स्थिति जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनकर केरल के इस चुनाव में उभरती हुई नजर आ रही है। बदलाव की लहर है यहाँ पर, या फिर पारंपरिक जो नतीजे होते हैं, जिस तरह से केरल में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। विकास वर्सेस ड्रग्स भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर नजर आ रहा है। और इसी तरह से देखते हैं कि पुडुचेरी चुनाव में इस बार क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा, विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे जो है प्रमुखता से छाए रहे हैं इस बार के चुनाव में। बिल्कुल, पुडुचेरी हालांकि विधानसभा के लिहाज से देखें तो सबसे छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ से भी बड़े राजनीतिक संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दे अगर देखें यहाँ के तो भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिखा है। और साथ ही साथ जो संकल्प पत्र आया, घोषणा पत्र आया वर्सेस गारंटी पत्र आया, उसमें भी तमाम तरीके के वायदे नजर आए। प्रशासनिक सवाल भी एक बड़ा मुद्दा है, सामाजिक और धार्मिक चिंताएं यहाँ पर बढ़ती जा रही है, इसको लेकर भी चुनावी मुद्दे बने हैं। धन और धन शक्ति की राजनीति भी साथ में यहां पर नजर आ रही। कल्याणकारी योजनाएं और प्रचार वायदे, यानी कि दोनों तरफ से कल्याणकारी योजनाओं के वायदे किए जा रहे हैं। महिलाओं को खास तौर पर फोकस में रखा गया है इस बार। बिल्कुल, 16 सीटों पर सीधी लड़ाई, और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा, तो उससे पहले तमाम वादे देखने को मिलेंगे आपको चुनाव में। तो असम में जोरहाट राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, और जोरहाट विधानसभा असम चुनाव में काफी हॉट सीट भी है, क्योंकि यहां से असम कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे जोरहाट से सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई मैदान में है। और जो तीखा मुकाबला, कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, वो सीधा मुकाबला 5 बार विधायक रहे भाजपा प्रत्याशी हितेंद्र नाथ गोस्वामी से है। विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कहना है जोरहाट की जनता का, आइए आपको ग्राउंड जीरो पे लिए चलते हैं, हमारी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लास्ट 10 साल में वो भाजपा की सरकार था, तो बहुत अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे। हम लोग को यहाँ पे हम लोग खड़ा हुआ है, ये फ्लाईओवर बना है अभी रिसेंटली। ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं बाहर का, वो बहुत पुराना बिल्डिंग था हम लोग का। ये सरकार ने पूरा डिस्ट्रिक्ट में जोरहाट में सिर्फ पहला हम लोग का बार स्टेशन का एक बिल्डिंग बना के दिया है हम लोग। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही फिर से यहाँ पे सरकार में आएगा। असम में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो हम लोग जो जैन जी बोलता है ना, वो हम लोग मतलब ये महसूस कर सकता है कि मतलब असम और इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। सरकार तो हम लोग के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है, जो जॉब दे रहा है। अभी तो पहले इतना वो जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं था, अब पुलिस में भी है, और बहुत सारे मामलों में हम लोग को प्रेफरेंस दिया जाता है। केरल में पूर्व सीपीएम नेताजी सुधाकरन ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद अंबाला पुझा सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। CPIM leadership, majority of them are corrupt, amass wealth. 2 of them are Kodipadigal. They are Kandasi, Kodipadigal. They were middle class people or very poor people. Now they have amassed this amount, this money, this respect. So very luxurious, what is called way of life. तो हमारे 3 संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता डिब्रूगढ़ आसाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो नीरज तिरुवनंतपुरम केरलम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल बैरिस्टो पुडुचेरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो कई बड़े मुद्दे जो हैं वो जमीन पर दिखाई पड़ते हैं। आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा, किस तरह से वहां पर आप कैंपेनिंग देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं, और शैला जिनके आधार पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जनता के बीच में हैं। आप देखें कि हमेशा से जो लड़ाई यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में होती है, उसमें एक तरीके से सेंध लगाई है एनडीए ने, और अपने कई सारे मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। और एनडीए का ये कहना है
कि यहाँ पर उस तरह का विकास नहीं हुआ है जिस तरह की विकास की जरूरत है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, सबरीमाला मुद्दा है, बुजुर्गों का एकाकीपन है वो मुद्दा है, जी। करप्शन के तमाम मामले यहाँ पर उजागर हुए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से ईडी और सीबीआई ने जांच करी है और कई सारे यूडीएफ और एलडीएफ के नेताओं के जो नाम हैं वो निकल कर सामने आए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से और बेहतर होनी थी उस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। आप देखें कि यहाँ पर रोजगार के जो साधन हैं वो और ज़्यादा डेवलप होने थे, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं खाड़ी देशों में जॉब करने के लिए जाते हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिलती है। मछुआरों की अलग तरह की समस्या है। तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि केरलम के जो लोग हैं अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए जाएंगे तो इन मुद्दों को जरूर ध्यान में रखेंगे। आप देखें कि जो लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी दिखाई दे रही है कि तमाम यूडीएफ और एलडीएफ के कई सारे जो नेता हैं उन्होंने एनडीए का दामन थामा है और इस बार एनडीए की तरफ से वो प्रत्याशी के रूप में मैदान में भी हैं। एलडीए के सामने इस बात की चुनौती है क्योंकि लगातार 2 बार उन्होंने सरकार बनाई है। ये पहली बार हुआ है क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ। 40 साल का आप यहाँ का राजनीतिक इतिहास देखें तो एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ है, लेकिन एलडीएफ ने लगातार जो अपनी सत्ता है वो बरकरार रखी है। तो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ है और लोगों का ये मानना है कि करप्शन के जिस तरीके के मामले सामने आए हैं एलडीएफ के नेताओं के वो उनकी जो छवि है उसको दागदार बनाता है। दूसरा आप देखें कि कई सारी सीटें भाजपा भी अपना आधार वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल मजबूत करती है। आप देखें कि तिरुवनंतपुरम में जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे, वहां पर खासी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने ली थी। 101 में से 50 सीटें जीतकर अपना मेयर बनाया था। आप देखें कि उसके बाद जो त्रिशूर है, त्रिशूर में लोकसभा जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2016 में नेमोम एक विधानसभा है जहां से राजीव चंद्रशेखर इस बार प्रत्याशी हैं। 2016 में उस विधानसभा सीट को भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। हालांकि 2021 में वो जो सीट है वो एलडीएफ के खाते में चली गई। इस बार भी राजीव चंद्रशेखर नेमोम जो विधानसभा है वहां से चुनावी मैदान में है। तो एनडीए लगातार कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, एनडीए ये साथ में ये भी कोशिश कर रहा है। नीरज, प्रधानमंत्री यहाँ लगातार पहुंचे हैं, उनका रोड शो हुआ, उनकी रैलियां हुई, तो उसका भी जो असर है वो कार्यकर्ताओं में दिख रहा है और नेताओं का ये मानना है कि इस बार एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगा और सबको चौंका देगा। बिल्कुल, मिशन साउथ के साथ इस बार एनडीए आगे बढ़ी है और साथ ही साथ हमने देखा कि पिछले कुछ समय में वोट शेयर भी बढ़ा है। तो अब इस वोट शेयर को सीट्स में कैसे तब्दील किया जाए, इसके लिए एनडीए पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है और एक थर्ड फ्रंट पे खेलती हुई नजर आ रही है। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ डिब्रूगढ़ असम से जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आज आखिरी दाव है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी राजनीतिक पार्टी। अमित शाह भी वहां पहुंच रहे और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री बारपेटा में उन्होंने हुंकार भरी है और कहा है और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाती है कांग्रेस। ऐसे में जब आज अमित शाह आएंगे और साथ ही हम देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई की ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है। देखिए भावना, निश्चित तौर पे अगर बात करें आसाम की तो 126 सीटों के आसाम में जो जादुई आंकड़ा 64 का जो चाहिए उसको लेके तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। और कल अगर 3 रैलियां जो प्रधानमंत्री की थी, जिसमें बारपेटा, होजोई और डिब्रूगढ़ जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर प्रधानमंत्री ने कई बड़े संदेश देने का प्रयास किया और ये बताया कि पिछले 10 सालों में आसाम में कितना परिवर्तन हुआ है। वहीं अगर आज अंतिम दिन की बात करें तो सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और सभी पार्टी के बड़े नेता यहां पर इस वक्त हैं जो शाम को 5 बजे तक अपने लोगों के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन देखिए भावना, इसमें एक राजनीतिक गणित आपको समझना होगा। जिस तरह से आसाम में 10 सालों में परिवर्तन हुआ है और जो जनता का मूड अगर आप देखें तो 2021 का अगर आपको गणित अगर देखना हो तो बीजेपी के पास यहां पर पूरे आसाम से 60 सीटें हुआ करती थी, जिसमें उनके साथ जो असम गण परिषद और जो यूपीपीएल जो है उनकी सीटों को मिला के 75 सीटें थी और यह जादुई आंकड़ा था। और वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की भावना, तो कांग्रेस ने अपने बल पे इस पूरे आसाम से 29 सीटें जीती थी। इसके अलावा जो उनकी सहयोगी दल हैं उनके पास 22 सीटें थी, यानी 51 सीटें। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2026 और 21 में भावना यह है कि जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है AUIDF, जो कि बहुत बड़ा एक मार्जिनल वोट सेट करती है। और अगर हम बात करें मिडिल आसाम की, जिसमें बरपेटा और धुबरी क्षेत्र आते हैं, तो वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जिसमें 30 सीटें तकरीबन ये टच करते हैं। और ये पहले जो है
कांग्रेस अलायंस में हुआ करती थी, लेकिन इस बार बदरुद्दीन अजमल जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए कमजोरी का भी सबब है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए गेन करने के लिए अभी बहुत कुछ है। जिस तरह से तमाम पार्टी के बड़े नेता और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर आपने बयान सुने होंगे तो वो 100 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे भी 90 से 100 सीटें नजर आ रही हैं। उसके पीछे की वजह है कि इस बहुत मजबूत चेहरा के तौर पे हेमंता बिस्वा शर्मा को लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, जिस तरह से वो जुड़ते हैं, और पिछले 10 सालों में जिस तरह से उन्होंने पूरे आसाम को जोड़ने का प्रयास किया है, वो सबसे बड़ा मजबूत पहलू माना जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की योजनाएं ग्राउंड पे रही, और खासकर अभी अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने जो टी बगान के लोगों के लिए किया, तो वो एक टर्निंग पॉइंट है। और वैसे टी बगान के लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहे हैं। इसके अलावा जो है महिलाएं एक टर्निंग पॉइंट हमेशा से रहती हैं, और इस बार भी ग्राउंड पर मैं देख रहा हूं कि महिलाओं का बहुत बड़ा रुझान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। उसके पीछे की जो एक वजह है कि असम तो 9 सरकार ने जिस अप्रैल तरह को से पता चलेगा जब 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अमरेंद्र, विशाल बेरिस्टो भी हमारे साथ जुड़ गए पुडुचेरी से। विशाल, पुडुचेरी हालांकि छोटा राज्य जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यहाँ जनता किस मूड में? देखिए भावना, जब हम इस विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो पुदुचेरी अकेला ऐसी जगह है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सब पूर्ण राज्य का दर्जा उनको प्राप्त है। और यहाँ पर 30 सीटें हैं, 30 सीटों पर चुनाव होना है। 2021 के अंदर कांग्रेस को सिर्फ यहाँ से 2 सीटें हासिल हुई थी, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है पुदुचेरी। और एनआरसी जो रंगासामी है वो कांग्रेस के कभी साथ हुआ करते थे, फिर उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और अब वो एनडीए अलायंस में है। 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, और तब कांग्रेस को लगा कि वो फिर से यहाँ पर सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो एडवांटेज था कांग्रेस के पास वो उनसे दूर जाता नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो एक फ्रैक्चर्ड अलायंस के तौर पे सामने आई है। और कल जब गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर रैली की, जनसभा की, तो उन्होंने कहा कि जो अपने अलायंस को समेट कर नहीं रख सकते वो आपको एक मजबूत सरकार कैसे दे सकते हैं। उधर राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के लिए जब जनसभा की तो उन्होंने फिर से वही सवाल दोहराया कि डबल इंजन की सरकार ने आपको स्टेटहुड का वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? अगर हमारी सरकार आती है तो 6 महीने के अंदर हम पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जी विशाल, नीरज और अमरिंदर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो पर ये तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए और वहां का मूड क्या कह रहा है ये बताने के लिए। और फिलहाल चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। और ब्रेक के बाद स्वागत है, नया सवेरा देख रहे हैं आप और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना ने दुश्मन के इलाके में फंसे अपने एक पायलट को बचाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि इस अभियान में करीब 200 सैनिकों को तैनात किया गया और 21 सैन्य विमान दुश्मन के एयर स्पेस में भेजे गए। ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी विमानों पर बेहद करीब से फायरिंग की गई, लेकिन मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका सिर्फ एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर सकता है और ऐसी कार्रवाई कभी भी संभव है। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी विमान को खुद ही नष्ट यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ा ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगे।
उन्होंने दावा किया कि मिशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक हो गई थी, जिसकी जांच अब तेज कर दी गई है। तो ट्रंप का दावा है कि एक रात में तबाही की क्षमता रखते हैं वो। पायलट को बचाने के लिए करीब 200 सैनिकों की तैनाती की। तो बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रेस वार्ता में कहा कि 21 सैन्य विमान दुश्मन के एयर स्पेस भेजे गए हैं। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान को तबाह करने के लिए उनके पास पूरी क्षमता है और सिर्फ 24 घंटे का समय चाहिए जब उन्हें ईरान को वो पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। तो ऐसे में कई बड़े दावे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप पहले भी करते आए हैं, अपने बयानों से पलटते आए हैं, लेकिन कल जब प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया है और ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। देश के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि नेताओं की हत्या या फिर हमलों से ईरान रुकने वाला नहीं है। वहीं सीज फायर के मामले पर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता, बल्कि युद्ध का पूरी तरह से और हमेशा के लिए खात्मा चाहता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बयानों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। तो ईरान की भी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बाद प्रतिक्रिया आई है और ईरान कतई बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी सामने से वार होगा उसका पलटवार किया जाएगा। और दोनों तरफ से इस समय आर पार की जंग नजर आ रही है। करीब करीब 40वां दिन जो है वो होने को आ रहा है जब दोनों देशों के बीच ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी से लेकर, जहां कई बड़े दावे किए गए हैं और ईरान के कई सुप्रीम लीडर्स की यहाँ मौत हो गई है। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि इन सर्वोच्च नेताओं की मौत का जवाब जो है वो अमेरिका और इजराइल को जरूर मिलेगा। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, कल जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस वार्ता में कहा और ईरान का जो पलटवार आया, उससे क्या समझा जाए? अब ये जंग क्या रूप लेती हुई नजर आ रही है? देखिए भावना, निश्चित तौर पे ये जंग जो है वो बहुत बद से बदतर स्थिति में बदलती जा रही है। अगर आम लोगों की बात करें, देखिए ना तो डोनाल्ड ट्रंप और न ही ईरान के जो नेता हैं वो समझ रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है, इस लड़ाई से दुनिया के अरबों लोग प्रभावित हो रहे हैं और एक बीच का रास्ता निकालना, चाहे तात्कालिक संघर्ष विराम हो या दीर्घकालिक संघर्ष विराम हो, युद्ध का रुकना बहुत जरूरी है। देखिए लड़ाई कई देशों ने लड़ाई देखी है और कई बार लड़ाई में एक समझौता, अस्थायी समझौता भी करना पड़ता है और अस्थायी समझौते करके फिर लॉन्ग स्टैंडिंग समझौते में जाना होता है। तो निश्चित तौर पे दोनों देशों को, अमेरिका और ईरान दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई के बीच में पूरे मध्य पूर्व की जनता, पूरा जो पूरी एशिया की जनता, न सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं है, पूरा यूरोप प्रभावित हो रहा है और इसके चलते लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं और ऐसे में इन दोनों की जिद की वजह से कोई बातचीत नहीं बन पा रही है। दोनों ने अपनी अपनी कठोर शर्तें रखी है और इन कठोर शर्तों पे दोनों आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। देखिए एक ओमान की मध्यस्थता में एक बार बात चल रही थी 28 फरवरी को, उस वार्ता तोड़ के अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया ईरान पर। और अब जब पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत शुरू हुई है जिसमें कि टर्की के, सऊदी अरब के, इजिप्ट के विदेश मंत्री शामिल है, तो उसको मानने को ईरान तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच का एक रास्ता समझना होगा और उसके बाद यह भी समझना होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है, इंटरनेशनल वाटर है, इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है और उसे पूरी तरह होस्टेज बना लेना, उसे बंधक बना लेना और उसके माध्यम से पूरी दुनिया के देशों को बंधक की स्थिति में ला देना निश्चित तौर पे किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे आप भारत की बात करें, चाहे आप भारत की बात करें, चीन की बात करें, किसी और भी देश की बात करें। अखिलेश, एक चीज ये भी कि ट्रंप के बयान भी लगातार विरोधाभासी नजर आ रहे हैं और जिस चीज को लेकर, परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये लड़ाई, पूरा युद्ध जो है ये शुरू हुआ था, अब जो ट्रंप का बयान है कि एक ही रात में वो पूरा ईरान उड़ा देंगे, तो ये जो है ये तो एक तरह से ईगो की लड़ाई अब नजर आ रही है, क्योंकि वो जिस चीज को लेकर युद्ध शुरू हुआ था वो तो नजर नहीं आ रहा। देखिए इस तरह की धमकी को कोई उचित नहीं मान रहा है, क्योंकि देखिए ईरान वहाँ के सिर्फ आयतुल्ला या वहाँ की जो क्लैरिक है, इस्लामिक क्लैरिक या उनकी सत्ता उनकी संपत्ति में नहीं है। ईरान की जनता की संपत्ति है, ईरान की जनता से जुड़ा हुआ है पूरा ईरान।
और उस में पूरे ईरान को नष्ट करने की जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की, इस धमकी को भी दुनिया का कोई देश नहीं मान रहा है और कोई देश इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। अगर लड़ाई कहीं है, जिन मुद्दों पे लड़ाई है उन मुद्दों पे लड़ाई चले, लेकिन पूरे देश को तबाह करने की जो धमकी है वो धमकी बिल्कुल गैर उचित है और इसको कोई नहीं कर सकता। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहरीन एक प्रस्ताव लेकर आया। बहरीन का प्रस्ताव पर आज रात में वोटिंग होगी भारतीय समय के हिसाब से। अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जो भाषण होगा ट्यूसडे 8 PM, उसके 9 घंटा तकरीबन 9 घंटा पहले उसमें वोटिंग होनी है, देखना है क्या होता है। लेकिन उसमें भी वो ताकत नहीं है उसका, उसमें भी वो स्थिति नहीं है। उसमें भी केवल यही अपील की गई है कि दोनों पक्ष जो है वो आगे आए, शांति के लिए प्रयास करें, बैठे बातचीत करें। तो देखिए, दोनों को समझाने की स्थिति में कोई देश नहीं है और इसलिए जो है बिल्कुल अखिलेश, लेकिन कहा जा रहा था कि बैक एंड पे कहीं ना कहीं वार्ताओं का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं सीज फायर या फिर दोनों के बीच एक सहमति लाने की भरपूर कोशिश हो रही है। और कल जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस वार्ता होनी थी उससे पहले भी कई कयास लगाए जा रहे थे कि सीज फायर को लेकर शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा बयान दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या समझा जाए कि दोनों तरफ से जंग जारी रहेगी? नहीं, देखिए, 10 पॉइंट फॉर्मूला भेजा गया है ईरान की तरफ से पाकिस्तान के माध्यम से, और उस 10 पॉइंट फॉर्मूले में एक बात है, जो खास बात यह है कि वो चाहते हैं कि एक इसका दीर्घकालीन अस्थायी युद्ध का अंत हो, कोई सीज फायर के पक्ष में वो नहीं है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए $2 मिलियन उनको चाहिए। अब $2 मिलियन किस तरीके से लेंगे वो, क्यों लेंगे वो, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर है, $2 मिलियन क्यों कोई देगा, ये सारी बातें हैं। तो ये जो शर्तें हैं, ये शर्तें ईरान की तरफ से भी आ रही है जो किसी को मान्य नहीं है। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, बहुत ही अड़ियल रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का भी और ईरान की तरफ से भी। उसमें कोई ऐसे संकेत नहीं दिए जा रहे हैं कि वो बैठ के वार्ता के लिए आए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो अब देखना होगा कि ये बॉल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है कि वो 8 बजे क्या बोलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ईरान भी जिस तरीके से अड़ा हुआ है, तो अगर 8 बजे के बाद कोई बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से होता है, तो ईरान ने भी जो बात कही है, ईरान भी उसका प्रत्युत्तर देगा। और इसका प्रत्युत्तर का मतलब ये है कि जो वेस्ट एशिया के जो सारे देश हैं, उन वेस्ट एशिया के देशों के भी जो एनर्जी सोर्सेज हैं, जो उनके वाटर प्लांट है, पावर प्लांट है, इन सारों पे ईरान भी हमले कर सकता है। बड़ा भयानक तबाही के आसार। अगला वही डर है कि ऊर्जा संयंत्रों पर या फिर वाटर प्लांट पर कहीं हमला ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो स्थिति और गंभीर रूप ले सकती है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और दुनिया की कुछ अन्य खबरें देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में ईस्टर संडे की प्रार्थना सभा के दौरान एक बैप्टिस्ट चर्च में बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 35 का अपहरण कर लिया गया है। अभी हमलावरों को पकड़ा नहीं गया है। आर्टेमिस क्रू के सदस्य सोमवार को उस वक्त भावुक हो गए जब उन्होंने यूएस अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन की दिवंगत पत्नी के नाम पर चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम रखा गया। लीबिया के मिस्त्राता के तट पर हाल ही में दिनों में कई शव बरामद किए गए। प्रशासन का कहना है कि ये शव संभवतः प्रवासियों के हो सकते हैं। बर्ड वॉचिंग करने वाले और जिज्ञासु न्यूयॉर्क के लोग इन दिनों मैनहट्टन के ब्रांच पार्क में इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वे अमेरिकी वुडकॉक्स को देख सकें। ये पक्षी अधिकतर जंगलों और झाड़ीदार इलाकों में पाया जाता है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लाएंगे समाचार पत्रों से जुड़ी खबरें। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में अब वक्त है समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों को जानने का। चलिए पहले खबर का रुख कर लेते हैं जो हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित की गई है और ई दोपहिया से घटाएंगे पेट्रोल की खपत। जी हां, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया बाजार है और गो इलेक्ट्रिक अभियान फिर से तेज करने वाली है केंद्र सरकार। इसके लिए तमाम योजनाएं बन चुकी हैं। 39 मिलियन टन के करीब पेट्रोल की खपत रही है साल 2025-26 के दौरान और 67% हिस्सेदारी केवल दोपहिया वाहनों की रही है। ऐसे वैकल्पिक ईंधन के लिए अवसर तलाशे जा रहे हैं और तेल बाजार की जो मौजूदा स्थिति है इसमें इस बदलाव को गति देने में अहम भूमिका निभा रही है ये अभियान। और अगर कुछ विशेषताएं बताएं तो जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उनके लाभों, उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दूसरी खबर हम ले रहे हैं जनसत्ता समाचार पत्र से, जहां पुराने और फटे चिटे कपड़ों को महिलाएं आय का जरिया बना रही हैं। इस खबर को लिया गया है। प्रशंसनीय पहल है। भारत में सालाना करीब 78 लाख मीट्रिक टन वस्त्र अपशिष्ट पैदा होता है, तो उसका निस्तारण करने के लिए भी एक ये खूबसूरत पहल कही जा सकती है। नवी मुंबई में टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना की गई है, जो कि चक्रीय प्रणालियों और सामुदायिक भागीदारी के जरिए वस्त्र अपशिष्ट को अवसरों में बदलने का काम कर रही है। और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत ये पहल न केवल कचरा पट्टी से कचरे को कम करने के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी पैदा कर रही है। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे, जानने का वो दिन जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और स्वास्थ्य के प्रति अपना ध्यान दें। ऐसे में एक जो अध्ययन है वो ये कह रहा है कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां अब कम उम्र में छीन रही हैं जिंदगियां। भागदौड़ भरी जिंदगी है, हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं और ऐसे में कई ऐसी घातक बीमारियां हमको अपनी चपेट में ले लेती हैं, जिससे कम उम्र में अब हो रही हैं मौतें और 7 से ज़्यादा पेट की बीमारियों से मौतें हो रही हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आज के दिन आप ये एक रेजोल्यूशन ज़रूर ले लें कि खुद के लिए 1 घंटे का समय ज़रूर निकालें, फिर चाहे वो अपनी डाइट को लेकर हो, अपने स्लीप पैटर्न को लेकर हो या फिर व्यायाम को लेकर हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक हॉलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगली खबर हम ले रहे हैं दैनिक जागरण समाचार पत्र से। ये भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ, माँ के दूध में मौजूद प्रोटीन से सूखी आंखों का अब इलाज होता हुआ नजर आएगा। मोबाइल, हम सब जानते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता ने आंखों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ड्राई आई डिजीज काफी ज्यादा कॉमन हो गया है, अधिकतर लोगों में पाया जा रहा है। अब ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं रही, बच्चों और युवाओं में भी पाया जा रहा है। आंखों में जलन होती है, खुजली, चुभन और थकान और धुंधलापन, ये तमाम लक्षण हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में ये एक ट्रायल हुआ है। ट्रायल से जुड़े डॉक्टर मान रहे हैं कि लैक्टोफेरिन ड्राई आंखों के इलाज में रामबाण बन सकती है। दिल्ली के एम्स में ये ट्रायल हुआ है और बाजार में दवा आने में अभी 1 से 1.5 साल लग सकता है। तो अगर आज के समाचार पत्रों की बात करें तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिन्हें अलग अलग पन्नों में आज जगह मिली। अब आगे बढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में आज एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ है। चांद मिशन के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। बिल्कुल, नासा के मिशन आर्टेमिस 2 ने इंसानों को पृथ्वी से अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तक पहुंचा दिया है। इस मिशन ने अपोलो 13 का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नासा की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जैसे ही अंतरिक्ष यात्री चांद के पास पहुंचे, उनके सामने खिड़कियों से चांद का शानदार नजारा दिखाई देने लगा। खास बात यह रही कि इस दौरान उन्हें चांद के उस हिस्से को देखने का मौका मिला जिसे पहले इंसानों ने कभी इस तरह करीब से नहीं देखा था। आगे बढ़ते हुए साइबर अपराधों की बात कर लेते हैं। बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता ही आपका सबसे मजबूत हथियार है। बिल्कुल, नया सवेरा के आज के सेगमेंट में आपको हम बताएंगे एलपीजी स्कैम के बारे में और बताएंगे एलपीजी सिलेंडर बुक करने के सही तरीके। सरकार ने भी ईरान युद्ध से उपजे संकट के दौरान साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम से सावधान रहने की अपील की है। सरकार आगाह कर रही है कि सावधान रहें, ये ठग अक्सर भरोसा जीतने के लिए फेमस एलपीजी कंपनीज का नाम यूज करते हैं, जैसे इंडेन गैस, भारत गैस या एचपी गैस। ये अपराधी खुद को इन कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को धोखा देते हैं। किसी भी कॉल, मैसेज या लिंक पर तुरंत विश्वास ना करें, पहले वेरीफाई करें और अगर बचना चाहते हैं तो एलपीजी सिलेंडर बुकिंग हमेशा केवल आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही करें।
अनजान व्हाट्सएप मैसेजेस या एसएमएस में आए लिंक पर क्लिक ना करें। ओटीपी, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी किसी के भी साथ साझा ना करें। गैस एजेंसी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए स्वयं गैस एजेंसी जाकर या फिर जो अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर है उसी से संपर्क करें। तो आपने साइबर अलर्ट पे जाना कि कैसे आप ये छोटी छोटी जानकारी हासिल करके सतर्क रहते हुए साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। आइए अब मनी मंत्र में भी बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपनी जेब को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, और मनी मंत्र में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर क्या होता है और किस तरह से क्रेडिट या सिबिल स्कोर की क्या कुछ जानकारी होती है। 300 से 900 अंकों के बीच होती है क्रेडिट स्कोर की रेंज और 650 से अधिक स्कोर अच्छा माना जाता है। 550 से कम स्कोर को काफ़ी ज़्यादा खराब माना जाता है। तो ये आपकी क्रेडिट चुकाने की क्षमता को दिखाता है। तो होता क्या है इस क्रेडिट और सिबिल स्कोर से कि बैंक और एनबीएफसी स्कोर ये तय करते हैं कि लोन देना सुरक्षित है ऐसे लोगों को या नहीं जिनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है। 1 अप्रैल से क्रेडिट स्कोर अब हर 7 दिन में अपडेट होगा। हर महीने की 7, 14, 21 और 28 तारीख को महीने के और साथ ही महीने के अंतिम दिन डेटा होगा अपडेट। बिल्कुल, ईएमआई समय पर भरने वालों को मिलेगा इसका फायदा और नए सिस्टम से बैंक अब रियल टाइम डेटा पर लोन देंगे। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो अपना सिबिल स्कोर जरूर अच्छा रखिए, नहीं तो अगर ये सिबिल स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो लोन लेने में आपको कई दिक्कतें आ सकती है। बिल्कुल, और जो लोग समय पर ईएमआई भरते हैं उनको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। नए सिस्टम से बैंक अब रियल टाइम डेटा पर लोन भी देते हुए नजर आएंगे। और आज हम आपको बताएंगे दुनिया के मंचों तक अलगोजा की सुर लहरियां बिखेरने वाले प्रसिद्ध लोक वादक तगाराम भील के बारे में, जिन्हें कला के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हुआ है। जब भी इस तरह के ग्रामीण परिवेश में आते हैं तो लोक कलाओं की सुर लहरियां मानो अपने आप ही कानों में घुलने लगती हैं। और ऐसे ही राजस्थान के जैसलमेर के एक वाद्य कलाकार हैं तगाराम भील, जो बजाते हैं अलगोजा। नाम सुना है कभी? नहीं ना? लुप्त प्राय था ये वाद्य, लेकिन उन्होंने इसे लुप्त होने नहीं दिया। सोचिए, 10 साल की उम्र से बजा रहे हैं वे अलगोजा और बकरियां चरा रहे थे, लेकिन बकरियां चराते चराते उन्हें अलगोजा बजाने से ऐसा प्रेम हुआ कि उन्होंने ये साथ कभी नहीं छोड़ा और न केवल राजस्थान की इस आदिवासी लोक संस्कृति को स्थानीय स्तर पर जोर दिया, बल्कि 35 से अधिक देशों तक विश्व पटल पर ले गए वे इस अलगोजा वाद्य को। इतने गहरे प्रयास थे उनके कि उन्होंने हासिल किया पद्मश्री का सम्मान। राजस्थान के रेगिस्तान में जब हवाएं रेत को छूती हैं, तो उनमें कहीं दूर एक मधुर धुन सुनाई देती है। ये धुन है अलगोजा की। और इस धुन को अपनी पहचान बनाने वाले कलाकार हैं जैसलमेर के मुलसागर गांव के तगाराम भील। बचपन बड़े ही संघर्षों में बीता। अपने पिता टोपण राम भील को अलगोजा बजाते देख उनके भीतर 11 वर्ष की उम्र में संगीत के ऐसे बीज पड़े कि यही प्रेरणा धीरे धीरे उनका सपना बन गई। अपना वाद्य खरीदने के पैसे नहीं थे तो अपने हाथों से अलगोजा बना लिया। 1981 में जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब जैसलमेर की कलेक्टर ने उन्हें 15 अगस्त के कार्यक्रम में मंच दिया। तो पहली बार मंच पर मिली सराहना ने उनके भीतर ऐसा आत्मविश्वास जगाया कि उन्होंने तय कर लिया कि अब अलगोजा ही उनका जीवन है। मेरे पिताजी बजाते थे, तब मैंने भी बकरी चराते हुए बकरी के साथ मुझे भेज देते थे और पिताजी अपने ऊँटने के ऊपर लकड़ी बेचते थे। तो उस टाइम मैंने भी चुपचाप से उठा करके बकरी के साथ लेके चला जाता अनुज पे और बजाते बजाते खेलते बजाते सीख लिया। आज
आज तगाराम भील न सिर्फ एक कुशल कलाकार हैं, बल्कि अलगोजा सिखाने वाले गुरु भी बन चुके हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, लगन और साधना की एक जीवंत मिसाल है। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान करे हम हमारे नई जनरेशन के हर युवा ऐसी कलाएं सीखें और अपना नाम कमाएं, अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं और सबको ये संगीत के ऊपर ध्यान देके सीखना चाहिए। लोक वादक तगाराम भील की अद्भुत साधना आज भी अलगोजा की हर धुन में सांस ले रही है। लोक संगीत में अपने अतुलनीय योगदान के लिए अलगोजा वादक तगाराम भील को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। आइए आगे बढ़ते हुए एक दिन एक उत्सव में आइए बताते हैं आपको आज क्या है खास। ओडिशा एक ऐसी भूमि जहां हर पत्थर में इतिहास बसा है और हर कण में कला की धारा बहती है। यहाँ का एक संकल्प है ओडिया पाखिया, जो सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि उड़ीसा की आत्मा है। ओडिशा की गौरवशाली गाथा उन महान महापुरुषों के संघर्ष और बलिदानों से लिखी गई है जिन्होंने इस भूमि को अपनी पहचान दी। ओडिया पाखिया का मुख्य उद्देश्य उसी अनमोल विरासत को याद करना और उसे जीवित रखना है। इस उत्सव के दौरान ओडिशा के लोग अपनी ऐतिहासिक धरोहर को गर्व से स्मरण करते हैं और पूरे प्रदेश में एकजुट होकर अपनी समृद्ध संस्कृति को सम्मानित करते हैं। संस्कृति का सबसे सुंदर रूप उसकी भाषा और पारंपरिक वस्त्रों में दिखाई देता है। आमा पोशाक आमा परिचय के माध्यम से ओडिशा के पारंपरिक कपड़ों और बुनाई को विशेष सम्मान दिया जाता है। इस उत्सव के दौरान ओडिया लिपि को बढ़ावा देते हुए हमें ये सिखाता है कि अपनी मातृभाषा में बोलना ही हमारी असली पहचान और गर्व है। ओडिया पाखिया का एक खास पहलू बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। खाड़ी छुआ जैसे संस्कार बच्चों को ओडिशा की भाषा और संस्कृति से जोड़ते हैं। हेरिटेज मैराथन के जरिए युवा अपनी राज्य की ऐतिहासिक इमारतों को नजदीक से महसूस करते हैं। साथ ही सफाई अभियान इसे एक जिम्मेदारी बनाता है। संस्कृति की असली जान उसकी कहानियों और स्वाद में बसी है। दादी नानी की कहानियां पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित करती है। जब हम ओडिशा की सांस्कृतिक धारा में डूबते हैं तो पखाला भात का स्वाद खुद ब खुद जहन में आ जाता है। ओडिया पाखिया उत्सव हमें ये याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंचे, हमारी असली ताकत हमारी जड़ों और संस्कृति में बसी होती है। वंदे उत्कल जननी के उद्घोष के साथ ये उत्सव हर ओडिया को अपनी पहचान पर गर्व महसूस कराता है और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को हर साल नए जोश और उल्लास के साथ पुनः जीवित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक। आज से 11 अप्रैल तक नई दिल्ली में होने वाले बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 में भारतीय टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कोरिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ ग्रुप में शामिल होने के कारण भारत घरेलू मैदान पर मिलने वाले हार्ड कोर्ट के फायदे का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता ललित ने पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में फाइनल में स्थान बना लिया है। 23 वर्षीय ललित ने सेमीफाइनल में चीन के होइंग शी को 11-3 से हराकर स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान इख्तियोर बोजिरोव से होगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की प्रीति पवार, प्रिया और अरुंधति चौधरी ने फाइनल में स्थान बना लिया है और पदक पक्का कर लिया है। प्रीति ने सेमीफाइनल में कोरिया की
AGM को 5-0 से शिकस्त दी। वहीं प्रिया ने मंगोलिया के मुक्केबाज और अरुंधति ने उज्बेकिस्तान की ओइशा टोयरोवा को 4-1 से हराया। IPL में आज राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत गुवाहाटी के बरसा पार्क क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से होगी। राजस्थान ने शुरुआत लगातार 2 जीत के साथ की है, वहीं मुंबई को अपने 2 मुकाबलों में 1 में जीत मिली है। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच IPL का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच के रद्द हो जाने से दोनों टीमों को 1-1 अंक बांटना पड़ा। इस मैच के रद्द हो जाने के बाद पंजाब किंग्स लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। और नया सवेरा में बात करते हैं मौसम की। तो राजधानी दिल्ली में आज सुबह होते ही बारिश की सौगात देखने को मिली है। जी हां, दिल्ली NCR के कई एक इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है, खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। तो दिल्ली की ये खूबसूरत तस्वीरें जहां मौसम से लोगों को बड़ी गर्मी से राहत मिली है। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले देखें नाइजीरिया के लागोस में फाती कार्निवाल की रंगीन उत्सव की तस्वीरें। बिल्कुल, इस रंगीन उत्सव में जहां रंग बिरंगी पोशाकों, ड्रैगन मिस्र थीम और तरह तरह की कॉस्ट्यूम ने सबका मन मोह लिया। तो आप इन तस्वीरों का लुत्फ उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।